नमस्ते साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग ठीक तरह से होंगे और अपना अध्ययन ठीक तरह से कर रहे होंगे। भारतीय इतिहास की यात्रा का यह 43वां व्याख्यान है। इसके अंतर्गत हम मुगल साम्राज्य के अंतर्गत आने वाले चौथे शासक जहांगीर के बारे में अध्ययन करेंगे। अध्ययन प्रारंभ करने से पहले इसकी रूपरेखा जान लेते हैं। हम अध्ययन कर रहे हैं मुगल साम्राज्य का, जिसके अंतर्गत जो चौथे शासक रहे वह थे जहांगीर, और इनके बारे में जो परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनको जानने का प्रयास हम इस व्याख्यान में करेंगे। आइए प्रारंभ करते हैं आज का व्याख्यान। जहांगीर के बारे में सामान्य जानकारी हम अकबर वाले लेक्चर में समझ चुके हैं, और हमने देखा कि अकबर जो कि पुत्र प्राप्ति की कामना के लिए शेख सलीम चिश्ती की दरगाह पर जाते हैं, उनके आशीर्वाद स्वरूप इनके लिए पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है, जिनका नाम होता है जहांगीर। और जहांगीर के बारे में हम इस व्याख्यान में अध्ययन कर रहे हैं। जहांगीर का जन्म 30 अगस्त 1569 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी में अकबर की पत्नी हरकाबाई, जो कि जोधाबाई के नाम से जानी जाती थी, इनके गर्भ से हुआ। चूँकि जहांगीर का जन्म सूफी संत जो कि शेख सलीम चिश्ती थे, इनकी आशीर्वाद से हुआ था, इसलिए इनका नाम सलीम रखा गया। शेख सलीम चिश्ती के नाम पर ही इनका नाम सलीम रखा गया। जहांगीर ने उदय सिंह की पुत्री जगत गोसाई से विवाह किया। हम देखते हैं कि जहांगीर जब बड़े होते हैं तो इनका विवाह होता है जगत गोसाई के साथ, और जो आमेर के राजा थे वह उदय सिंह की यह पुत्री थी। विवाह के कुछ समय पश्चात ही जगत गोसाई के गर्भ से पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है, जिनका नाम होता है खुर्रम। और इनकी जो दूसरी पत्नी थी उनका नाम था मानबाई। मानबाई के गर्भ से इनके छोटे बेटे का जन्म होता है, जिसका नाम होता है खुसरो। हम देखते हैं कि इनकी जो पहली पत्नी थी उनके यहाँ जो पुत्र हुआ उसका नाम था खुर्रम, और दूसरे पुत्र का नाम जो कि इनसे छोटा होता है उसका नाम होता है खुसरो। जहांगीर की मुलाकात महरुन्निसा से होती है, जो कि इनकी तीसरी पत्नी होती हैं। हम देखते हैं कि जो शेख मिर्जा बेग व्यास थे, इनके द्वारा अपने परिवार को यहाँ पर बसाया गया था, जो कि मुगल साम्राज्य में इनके किले में ही रहा करते थे। हम देखते हैं कि इनकी जो पुत्री थी महरुन्निसा, इनके लिए नवराज के त्यौहार पर बुलाया जाता है। नवराज के त्यौहार पर जैसे ही जो जहांगीर होते हैं वह नूरजहाँ को देखते हैं दीप जलाते हुए, तो यह इनके सौंदर्य को देखकर मंत्रमुग्ध हो जाते हैं और उनसे विवाह करने की सोच लेते हैं। सोचते ही यह अपने विवाह के लिए महरुन्निसा के पिता से, जो कि मिर्जा व्यास बेग थे, इनसे आग्रह करते हैं। और इनकी जो नीति थी वह विवाह कराने की नीति पहले से ही थी, अतः प्रस्ताव आने पर यह तुरंत ही इसको स्वीकार कर लेते हैं। जहांगीर ने नूरजहाँ यानी जो महरुन्निसा थी इनके लिए नूरजहाँ की उपाधि थी। नूरजहाँ की उपाधि इनके विवाह के बाद जो महरुन्निसा होती है उनको नूरजहाँ की उपाधि दी जाती है। नूरजहाँ बहुत ही कुशल महिला थी, अतः यह जब जहांगीर की पत्नी बनती हैं तो राजकाज के कार्यों में हाथ बटाती हैं और मुगल साम्राज्य में शासन करने का प्रयास इनको पीछे से किया जाता है। तथा नूरजहाँ के पिता मिर्जा बेग व्यास को जहांगीर द्वारा एतमादुद्दौला की उपाधि दी गई। हम देखते हैं कि जब इनका विवाह होता है तो यह एतमादुद्दौला जो कि इनकी पुत्री होती है, उनसे विवाह करने के बाद यह बहुत ही प्रसन्न होते हैं और इनके जो पिता थे इनके लिए अपने शासनकाल में यह एतमादुद्दौला की उपाधि देते हैं। एतमादुद्दौला का मकबरा नूरजहाँ ने आगरा में बनवाया था। हम देखते हैं कि किस प्रकार जो नूरजहाँ थी वह राजकाज में हाथ बटा रही थी, और इसके चलते यह जो कि फाइनेंस था, जो भी वित्तीय कार्यवाही थी, वह भी किया करती थी। इसके चलते इनके द्वारा इनके जो पिताजी थे एतमादुद्दौला, उनकी मृत्यु के बाद यह आगरा में इनका मकबरा बनाती हैं। मिर्जा बेग व्यास का जैसा कि जो पूरी परिवार यहीं पर मौजूद था, और इनकी पत्नी भी यहीं पर हुआ करती थी, जिनका नाम था अस्मत बेगम। अस्मत बेगम ने सर्वप्रथम गुलाब से इत्र बनाने की विधि खोजी थी। यहीं रहते हुए इन्होंने गुलाब से इत्र बनाने की विधि खोजी, अतः यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। जहांगीर एकमात्र शासक था जिसने सिक्कों पर अपनी तस्वीर गुदवाई थी। मुगल साम्राज्य में एकमात्र शासक जहांगीर ऐसा हुआ करता था जिसने सिक्कों पर अपनी तस्वीर गुदवाई थी, एवं अपने नाम के साथ अपनी पत्नी नूरजहाँ का नाम भी गुदवाया था। इसके जो सिक्के होते थे इस पर इसकी तस्वीर और इसका नाम हुआ करता था, और साथ में ही इसकी जो प्रिय पत्नी थी नूरजहाँ, उनका नाम भी यह गुदवाया हुआ था। जहांगीर ने सासाराम झील के निकट शाहबुर्जी के किले में यमुना नदी के किनारे खड़े 2 पत्थरों पर सोने की प्रसिद्ध जंजीर लगवाई थी।
जिसे न्याय की जंजीर के नाम से जाना जाता था। जो भी हितग्राही होते थे, जो भी न्याय के लिए इनके यहाँ गुहार लगाते थे, वह उस जंजीर को खींच देते थे, जिसका संपर्क सीधे राजा से हुआ करता था। अतः यह इसकी जो भी इच्छा थी वह सुनने के लिए उनको पास में बुला लेते थे, और इस प्रकार यह न्याय की जंजीर इनके राजकाल में बहुत प्रसिद्ध। आइए रिवीजन करते हैं। जहांगीर का जन्म 30 अगस्त 1569 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी के किले में, जो कि हरकाबाई होती हैं उनके गर्भ से होता है। चूँकि जहांगीर सूफी संत सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से पैदा हुए थे, अतः इनका नाम सलीम रखा गया। जहांगीर ने उदय शाह की पुत्री, जो कि आमेर के राजा थे, जगत गोसाई से विवाह किया। जगत गोसाई से एक पुत्र की प्राप्ति हुई जिनका नाम था खुर्रम। इनकी जो दूसरी पत्नी थी मानबाई, इनके गर्भ से एक पुत्र का जन्म होता है, जो कि इनका दूसरा पुत्र होता है। उसका नाम खुसरो रखा जाता है। जहांगीर की मुलाकात महरुनिसा से अपने किले में, जब यह नौरोज का त्यौहार मना रही थी उनसे होती है, और आंखें मिलते ही यह इनके सौंदर्य से मंत्रमुग्ध हो जाते हैं और इनसे विवाह करने का प्रस्ताव इनके पिता मिर्जा व्यास बेग से रखते हैं, और यह इनसे प्रसन्न होकर इनके लिए ऐदमा दौला की उपाधि देते हैं, और यह ऐदमा दौला के नाम से प्रसिद्ध होते हैं। नूरजहां की माता का नाम असमत बेगम था, अतः यह इन्हीं के किले में रह रही थी। इनके द्वारा गुलाब से इत्र बनाने की विधि खोजी जाती है, जो कि बहुत ही प्रमुख है। जहांगीर एकमात्र ऐसा शासक था जिसने अपनी तस्वीर सिक्कों पर गुदवाई थी। मुगल साम्राज्य में एक शासक यह था जिसने अपनी तस्वीर सिक्कों पर गुदवाई थी और अपना नाम भी साथ में गुदवाया था, और उसके साथ ही अपनी प्रिय पत्नी नूरजहां का नाम भी इस पर गुदवाया था। जहांगीर ने सासाराम झील के निकट जो शाहपुर जी का किला था, उसके निकट 2 बड़े पत्थर हुआ करते थे। उन पत्थरों के बीच सोने की प्रसिद्ध जंजीर लगवाई थी, जिसे न्याय की जंजीर कहा जाता था। जो भी हितग्राही होते थे, जो भी न्याय की गुहार लगाना चाहते थे, वह इस जंजीर को खींच देते थे, और इसका संदेश सीधा राजा के पास जाता था, और उस व्यक्ति जो कि हितग्राही होता था उसके लिए अपने समीप बुला लिया जाता था। इस प्रकार यह न्याय किया करते थे। आगे देखते हैं जहांगीर के बारे में। जहांगीर अकबर की मृत्यु के पश्चात 1605 ईस्वी में राज सिंहासन पर बैठते हैं। 1606 ईस्वी में, यानी अपने जो राज सिंहासन पर बैठने के 1 वर्ष बाद ही, इनके बेटे खुसरो द्वारा विद्रोह कर दिया जाता है। हम देखते हैं कि अकबर का शासनकाल बहुत समय तक चलता है, अतः यह जो जहांगीर होते हैं इनकी आयु बहुत हो चुकी होती है। इस कारण इनका जो पुत्र होता है उसकी भी आयु इस प्रकार की होने लगती है कि वह विद्रोह के लायक हो जाता है। हम देखते हैं कि इसने 1 वर्ष बाद ही विद्रोह करना प्रारंभ कर दिया। विद्रोह के चलते जो सिखों के 5वें गुरु अर्जुन सिंह हुआ करते थे, अर्जुन सिंह जिनका डिस्प्यूट जो सिख गुरु थे, जो भी आक्रामक रूप से जो भी शासक होते थे इनका विरोध किया करते थे। अतः सिख के जो 5वें गुरु थे अर्जुन सिंह, इनकी सहायता से इनके जो पुत्र हैं खुसरो वह विरोध करते हैं। इस विरोध को दबाने के लिए जो जहांगीर होते हैं उनको पराजित कर जो इनके पुत्र होते हैं स्वयं के पुत्र को पराजित कर जेल में डाल देते हैं, और अर्जुन सिंह को देशद्रोह के आरोप में फांसी दे देते हैं। अकबर का सेनापति आसफ खान नूरजहां का भाई होता है। हम देखते हैं कि किस प्रकार जो बेग मिर्जा व्यास थे वह अपने परिवार को यहाँ पर बसाया हुआ था। इनकी माता भी यहीं रहा करती थी, और मिर्जा बेग व्यास अपने पुत्र के साथ यहीं रहा करते थे। अतः पूरे परिवार के लिए इन्होंने कुछ न कुछ उपाधि दी थी। इस प्रकार देखते हैं कि जो नूरजहां के भाई थे आसफ खां, उन्हें वह भी इन्हीं के शासनकाल में रहा करते थे। हम देखते हैं कि ब्रिटेन से जो भी गवर्नर आ रहे थे, जो भी यहाँ पर व्यापार कोठी स्थापित करने के लिए व्यक्ति आ रहे थे, वो इन्हीं के काल में आना प्रारंभ हो गए थे। सबसे पहले हम देखते हैं कि कैप्टन हॉकिंस द्वारा इनके दरबार में आकर गुहार लगाई जाती है और व्यापार करने की परमिशन ली जाती है। इसमें हम देखते हैं कि 1608 से लेकर 1609 ईस्वी तक कैप्टन हॉकिंस इनके दरबार में पड़े रहे और यहाँ पर व्यापारिक कोठी स्थापित करने के लिए आग्रह करते रहे। इसके बाद सर टॉमस रो यहाँ पर आए, जो कि 1616 ईस्वी से 1619 ईस्वी 3 वर्ष तक यहाँ पर रहे। सबसे पहले कैप्टन हॉकिंस आए जो 1 वर्ष तक यहाँ पर रहे, फिर टॉमस रो आए जो कि 3 वर्ष तक इनके शासनकाल में रहे। विलियम फिंच 1622 ईस्वी में आते हैं। एडवर्ड टेरी 1625 ईस्वी में भारत आते हैं। जहांगीर से अनुमति लेते ही अंग्रेजों ने व्यापारिक कोठी स्थापित करने लगी। हम देखते हैं कि किस प्रकार एक के बाद एक जो विदेशी व्यापारी थे वह भारत आ रहे थे और इनके लिए जो विलासिता की वस्तुएं लाते थे उससे प्रसन्न होकर यह इनको व्यापारिक कोठी स्थापित करने तथा उन वस्तुओं का इस्तेमाल
अपने जो राज्य में है इस राज्य में करने के लिए परमिशन दे देती थी और इस प्रकार यह कोठियाँ स्थापित करते गए। जैसे ही ये इनको अनुमति मिली और इन्होंने अपनी व्यापारिक कोठी स्थापित कर ली। महावत खां इस समय पर शासक हुआ करता था। उसने जहांगीर के पुत्र और उसकी पत्नी नूरजहां के लिए बंदी बना लिया था। जहांगीर के काल में चित्रकला का भरपूर विकास हुआ। हम देखते हैं कि जितने भी इनके जो किले हैं उनमें चित्रकारी बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि पर्यटन की दृष्टि से आज भी बहुत महत्वपूर्ण है। इस प्रकार की कृतियाँ इनके राजकाज में बनाई गई थीं। इसलिए जहांगीर के शासनकाल को चित्रकारी का स्वर्ण युग कहा जाता है। 1627 ईस्वी का समय होता है और हम इनके शासनकाल में देखते हैं कि जहांगीर की मृत्यु हो जाती है और उसे लाहौर के निकट शाहदरा नामक स्थान पर दफनाया जाता है। यही नूरजहां जहांगीर का मकबरा बनाया गया था। इसमें नूरजहां एवं जहांगीर दोनों के लिए जो इनका जो मकबरा है उस मकबरे में दोनों के लिए दफनाया गया है, यानी दोनों की कब्रें जो है इस मकबरे के अंदर मौजूद हैं। इसी के समय पुर्तगालियों ने भारत में तंबाकू की खेती करना प्रारंभ किया था। हम देखते हैं कि जब पुर्तगाली आते हैं उनके द्वारा तंबाकू भारत में लाई गई थी और जो शाहजहां है, माना जाता है कि शाहजहां भी जो इनके जो तंबाकू थे इसके आदी हो गए थे और यह नशे की हालत में रहते थे और बैकडोर से यानी पीछे से इनकी जो पत्नी थी नूरजहां वह शासन चलाया करती थी। जहांगीर की जीवनी कुतुब ए जहांगीरी, जिस प्रकार इनके पूर्वज रहे जो बाबर थे उनके द्वारा अपने जीवी बाबरनामा लिखी गई थी, उसी प्रकार उनको ध्यान में रखते हुए जहांगीर ने भी अपनी जो जीवनी थी, अपनी आत्मकथा थी, उसको लिखना प्रारंभ किया, जिसे कुतुब ए जहांगीरी के नाम से जाना जाता है। हम देखते हैं कि यह जो स्टोरी थी वह आधी ही रह गई और इसके लिए पूरा करने का श्रेय मोतीबंद खां को जाता है, जिन्होंने इस इनकी बायोपिक है, जो इनकी बायोग्राफी है, उसको आगे बढ़ाने का प्रयास किया और इसको कुतुब ए जहांगीरी को पूरा किया। नूरजहां का मकबरा लाहौर में मौजूद है। इस तस्वीर से हम देख सकते हैं कि किस प्रकार जो यात्री आते थे वह तस्लीम कर कर, इस प्रकार झुककर और इनके सामने महाराजा की जय हो इस प्रकार की बातें करते हुए इनको बहला फुसलाकर जो विदेशी वस्तुएं दिया करते थे, विलासितापूर्ण वस्तुएं, और जो जहांगीर थे इनके द्वारा परमिशन दी गई और इसका नतीजा आप देख सकते हैं जो भी भारत में हुआ और इसके परिणाम स्वरूप भारत में व्यापारिक कोठियाँ स्थापित होने लगीं। अगर इन व्यापारियों के लिए यहीं रोक दिया होता तो आज भारत की यह स्थिति नहीं होती। हम बहुत पहले ही यहाँ पर जो ये भी मान सकते हैं कि यहाँ पर जो लोकतंत्र है, जो संविधान की स्थापना है, वह हुई थी इसी कारण। और यदि यह लोग नहीं आते, व्यापारिक कोठियाँ नहीं बनाते, तो इस प्रकार हमारे भारत में आज भी राजशाही शासन होता। लेकिन जो होता है अच्छे के लिए होता है और इतिहास को इतिहास के तरीके से ही पढ़ा जा सकता है। इसमें ये हो सकता था, वो हो सकता था, इसकी गुंजाइश नहीं होती है। चलिए देखते हैं। यह आपके सामने है नूरजहां की पेंटिंग, जिस प्रकार हम देख सकते हैं कि किस प्रकार यह इनको देखकर मंत्रमुग्ध हो गए थे। इस प्रकार की चित्रकारी जो कि इनके किलों में देखने को मिलती है, इससे हम देख सकते हैं कि यह मुगल काल की पेंटिंग्स हैं जो कि जहांगीर के शासनकाल में बनाई गई थी। इसके साथ ही आज के लेक्चर को हम समाप्त करते हैं और आपसे आग्रह है कि ऐसे बच्चों तक इस लेक्चर को पहुंचाइए, ऐसे बच्चों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करवाइए जो कि विभिन्न संस्थानों में जाने के लिए असक्षम हैं, घर पर रहकर पढ़ाना चाहते हैं और विपरीत परिस्थितियों में अपनी जो पढ़ाई है उसको जारी रखना चाहते हैं। जो भी इस एग्ज़ाम से रिलेटिव मटेरियल है वो मैं आपको उपलब्ध कराता रहूँगा। इसके लिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में अपनी समस्या लिखिए, मैं प्रयास करूँगा कि आपकी समस्या का समाधान कर सकूँ। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।